तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जी के पार्ट 60। और इस पार्ट 60 में हम लोग अनुसूचित जनजाति में आज पहली जनजाति देखेंगे, थारू जनजाति। इसी तरह से पांचों जनजाति को हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है गाइस, देखिए आपको जो थारू जनजाति है इसको क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। इसमें आपको 35 MCQs देखने को मिलेंगे और 35 MCQs में आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं इन 35 के माध्यम से ही आपको पूरी थारू जनजाति जो है पढ़ने को मिलेगी। गाइज़, आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां क्लिक करके इसकी PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल्टा जांच समिति का गठन कब किया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल्टा जांच समिति का जो गठन किया था ये किया था 1956 में। कब किया था? 1956 में। इसके अध्यक्ष अगर पूछ लेता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष भी आपने याद रखने हैं, बलदेव सिंह आर्य। कौन थे? बलदेव सिंह आर्या। और ये नाम आपने ज़रूर याद रखना, क्योंकि जब भी कोई एक समिति बनती है उसके अध्यक्ष को हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, समिति उसकी मतलब उसका गठन कब हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जनजातियों की पहचान के लिए लॉकर समिति का गठन कब किया। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ ये इस तरह से बनेगा कि लॉकर समिति का संबंध किससे है, तो जनजातियों की पहचान से है। ठीक है, तो लॉकर समिति का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1965 में। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए, लॉकर समिति की सिफारिश पे ही कब? 1967 में। याद रखेंगे, 1967 में उत्तराखंड की 5 जनजातियों को, ठीक है, 5 जनजातियों को ST का दर्जा मिला था। ठीक है, पहली हो गई थारू, दूसरी हो गई जौनसारी, तीसरी है भोटिया, चौथी है बॉक्शा, ठीक है, और 5वीं है राजी। तो 5 जनजातियाँ उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉक्शा जनजाति को कब आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए बॉक्शा जनजाति को जो आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ था ये हुआ था 1981 में। कब हुआ था? 1981 में। और देखिए राज्य में 2 जनजाति हैं, 2 आदिम जनजाति हैं। ठीक है, 2 आदिम जनजाति हैं, ये आपको याद रखना, क्योंकि पूछ सकता है कि राज्य में कितनी जनजाति आदिम जनजाति हैं, तो 2 हैं। ठीक है, तो पहली तो हो गई गाइस देखिए बॉक्शा, ठीक है, बॉक्शा जनजाति, और दूसरी है राजी जनजाति। ठीक है, राजी जनजाति। इन दोनों जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा जो है प्राप्त है। देखिए बॉक्शा में राजी जनजाति जो है आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से अन्य जनजातियों की अपेक्षा जो है काफ़ी निर्धन है एवं पिछड़ी होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? आदिम जनजाति। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राज्य की किस जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि राज्य की किस जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ था सबसे पहले। तो ये है राजी जनजाति को। ठीक है, राजी जनजाति को। आदिम जनजाति 2 हैं, ये आप याद रखेंगे, एक तो है बॉक्शा जनजाति या इसको बुक्शा भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरी है राजी जनजाति। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक आबादी किस जनजाति की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है थारू। किसकी है? थारू। देखिए राज्य की भी है और ये कुमाऊं की भी है। ठीक है, राज्य की तो है ही और कुमाऊं की भी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और जबकि राजी जो है, ठीक है, यहीं से आप एक क्वेश्चन और देख लो, राजी जो है सबसे छोटी है। ठीक है, राज्य की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? राजी जनजाति। अगला क्वेश्चन है, कब से राज्य सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों को 4% आरक्षण प्राप्त है। यानी ST को जो राज्य की सेवाएं होती हैं, ठीक है, उनमें 4% आरक्षण प्राप्त है गाइज। तो ये है जुलाई 2001 से। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये पूछ लेगा वो कि ST को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। पहला क्वेश्चन यहाँ से हो गया। दूसरा हो गया कि राज्य सेवाओं में कब से जो है 4% आरक्षण प्राप्त है, तो जुलाई 2001 से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आवंटित हैं। तो ये हैं 2 सीटें। कितनी हैं? 2 सीटें।
देखिए पहली सीट जो है ये है नानकमत्ता। कौन सी एक सीट? नानकमता। ठीक है, नानकमता ये कहाँ पर स्थित है? ऊधम सिंह नगर में। कहाँ पर स्थित है गाइस? ये ऊधम सिंह नगर में। दूसरी सीट है चक्राता। ठीक है, दूसरी सीट कौन सी है? चक्राता। और चक्राता कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर स्थित है गाइस? ये देहरादून में। ठीक है, राज्य में देखिए 70 निर्वाचित सीटें हैं और एक जो है जो क्या बोलते हैं मनोनीत है, यानी टोटल जो है 71 सीटें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो गाइज ये करती है ऊधम सिंह नगर में। ठीक है, ऊधम सिंह नगर में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है निवास करती है। इसकी अगर बात करें तो देखिए ये है 1,23,037। ठीक है, इतनी अनुसूचित जनजाति जो है ऊधम सिंह नगर में निवास करती है। उसके बाद जो स्थान आता, मतलब यहाँ पे ऊधम सिंह नगर के बाद बात करें तो देहरादून। ठीक है, इसके नीचे कौन आता है? देहरादून में फिर है। ठीक है, सबसे ऊपर ऊधम सिंह नगर है, उससे नीचे देहरादून है। उससे नीचे की बात करें तो पिथौरागढ़ है। ठीक है, पिथौरागढ़ है। और उसके नीचे की बात करें तो चमोली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो गाइज ये करती है चंपावत में। कहाँ पर करती है? चंपावत में। चंपावत में फिर उसके ठीक है, चंपावत में सबसे कम है। और उससे ऊपर की बात करें तो फिर इससे ज़्यादा पाई जाती है टिहरी में। टिहरी से ऊपर जाएं तो फिर चमोली में। ठीक है, इस तरह से ये है। ठीक है, तो सबसे कम जो अनुसूचित जनजाति निवास करती है ये चंपावत में करती है। कितनी? आपको चंपावत में कितना पूछ सकता है, तो 386। ठीक है, 386। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस जनपद में निवास करती है? देखिए प्रतिशत की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है ये भी ऊधम सिंह नगर का ही है। ठीक है, कितना है? 7.46%। ठीक है, 7.46% गाइज। तो ये ऊधम सिंह नगर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए देहरादून में कितने प्रतिशत निवास करती है? तो 6.58%। ठीक है, तो ये भी प्रतिशत आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जनजाति किस जनपद में निवास करती है? तो ये करती है टिहरी में। ठीक है, टिहरी में निवास करती है। कितने प्रतिशत जनजाति? तो 0.14%। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ पर निवास करती है प्रतिशत के हिसाब से? टिहरी में। ठीक है, टिहरी के बाद अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में कितने? 0.20%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वाधिक शिक्षित अनुसूचित जनजाति किस जनपद में निवास करती है? तो ये करती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में कितने प्रतिशत? 86.3%। ठीक है, 86.3%। और देखिए सबसे कम शिक्षित कहाँ पर हैं? तो ये हैं हरिद्वार में। सबसे कम कहाँ पर हैं? हरिद्वार में, 62.1%। ठीक है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के जो शिक्षित लोग हैं वो रहते हैं रुद्रप्रयाग में। ठीक है, 86.3%। और सबसे कम शिक्षित जनजाति मतलब अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं ये कहाँ पर हैं? हरिद्वार में, 62.1%। अगला क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जनजाति की जो औसत साक्षरता दर है वो कितनी है? तो देखिए औसत साक्षरता दर जो है ये है 73.9%। तो ये तो औसत साक्षरता है। ठीक है, ये जो है 73 ये है औसत साक्षरता। क्या है ये? औसत साक्षरता। अब देखिए 83.8% जो है ये पुरुष साक्षरता है। ये क्या है? पुरुष साक्षरता। 62.5 जो है ये महिला, ठीक है, महिला साक्षरता है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की। तो आपको अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता पूछता है तो 73.9%। अनुसूचित जनजाति की पुरुष साक्षरता पूछता है तो 83.8%। अनुसूचित जनजाति की आपको महिला साक्षरता पूछता है दर तो 62.5%। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो ये है ऑप्शन डी। ठीक है, 2,91,903। ठीक है, अगर ये परसेंटेज में आपसे पूछता है तो परसेंटेज में भी आपको याद रखना है
2.91%, 2.91%, ठीक है। आपको प्रतिशत में भी याद रखना और वैसे भी आपको जो इनकी जनसंख्या है वो भी आपको, यानी कुल आबादी जो है वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अंकों में भी होनी चाहिए और परसेंटेज वाले अंकों में भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कोई से भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जनपद में राठी जनजाति निवास करती है? तो देखिए राठी जनजाति जो निवास करती है गाइस, ये करती है पौड़ी जिले के जो पर्वतीय भाग है ना, ठीक है, पौड़ी जिले के जो पर्वतीय भाग हैं, तो पर्वतीय भागों में जो है, ठीक है, पर्वतीय भागों में जो है राठी जनजाति जो है निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, राठ क्षेत्र के विकास के लिए राठ विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो देखिए ये किया गया था 2016 में, और ये यूके SSSC ने गाइज पूछ भी रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं कुमाऊं क्षेत्र के सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो राज्य एवं कुमाऊं क्षेत्र के जो सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है गाइज, ये है थारू। कौन सी है? थारू। अब देखिए थारू जनजाति जो है उधम सिंह नगर जो है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है उधम सिंह नगर में है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में। तो देखिए उधम सिंह नगर में एक तो खटीमा में, ठीक है, आपको याद रखना, खटीमा हो गया, किच्छा है, ठीक है, किच्छा हो गया, नानक मत्ता है, नानक मत्ता, ठीक है, नानक मत्ता है, सितारगंज है। तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक जो है थारू लोग जो है, ठीक है, रहते हैं गाइस। और देखिए उधम सिंह नगर में 90%, याद रखेंगे, पूछ लेगा कि कितने प्रतिशत रहते हैं, तो 90%, ठीक है, 90% थारू जनजाति जो है उधम सिंह नगर में निवास करती है। और पूछ लेगा कि थारू जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, तो आपको क्वेश्चन इस तरह से मतलब आंसर देना है, तराई, ठीक है, तराई क्षेत्र, तराई और भाबर क्षेत्र, ठीक है, तराई वे भाबर क्षेत्र में जो है निवास करती है। अब देखिए तराई क्षेत्र जो तराई ज़िले का जो गठन हुआ था, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि तराई ज़िले का गठन कब हुआ था? तो 1842 में जो है तराई ज़िले का गठन हुआ था। और देखिए तराई ज़िले में 1948 में, ठीक है, 1948 में पहली बार जो है जो अप्रवासी होते हैं उनका पहला बैच आया था 1948 में। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः थारुओं को किस वंश का माना जाता है? तो देखिए सामान्यतः थारुओं को जो माना जाता है गाइज, ये माना जाता है किरात वंश का। किस वंश का माना जाता है गाइज? किरात वंश का। देखिए किरात शब्द की जो उत्पत्ति को लेकर जो है कुछ विद्वान जो है उनमें मतभेद है। कुछ विद्वान जो है राजस्थान के थार मरुस्थल से थारुओं की उत्पत्ति मानते हैं, और कुछ लोग जो है इनको राणा प्रताप का वंशज मानते हैं, ठीक है। इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है? थारू। क्या कहा जाता है गाइज इनको? थारू। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति को किस प्रजाति के निकट माना जाता है? तो देखिए थारू जनजाति को जो है मंगोल, ठीक है, मंगोल प्रजाति के जो है निकट माना जाता है। देखिए थारू लोग जो होते हैं कद में छोटे, ठीक है, कद में छोटे होते हैं और मंगोल प्रजाति के निकट माने जाते हैं। थारू लोगों की जो नाक होती है, ठीक है, नासिका, ठीक है, जो नासिका होती है इनकी, ये समतल होती है। किस तरह की होती है? ये समतल होती है, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, थारू जनजाति कुरी का संबंध किससे है? ठीक है, थारू जनजाति में जो कुरी है इसका संबंध किससे है? तो देखिए कुरी का जो संबंध है ये है गोत्र से, ठीक है। थारू जनजाति जो कई गोत्रों में बटी हुई है और जिसको क्या कहा जाता है? कुरी, ठीक है। तो कुरी का संबंध जो है गोत्र से है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी थारू जनजाति की प्रथा नहीं है? तो इसमें कौन सी प्रथा ऐसी है जो थारू जनजाति से संबंध नहीं रखती है? तो यह है तत्सत प्रथा, ठीक है। तत्सत प्रथा जो है ये भोटिया से संबंधित है, ठीक है, भोटिया जनजाति से जो है संबंधित है। उसके अलावा बदला विवाह प्रथा जो है ये थारू से संबंधित है। आदान प्रदान विवाह प्रथा भी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक दूसरे की बहनों से जो है विवाह किया जाता है बदला विवाह प्रथा में और आदान प्रदान प्रथा में। और तीन टिकटी प्रथा जो होती है गाइस, जैसे इसको भी आप देख लो, जो तीन टिकटी प्रथा होती है, ठीक है, इसके तहत एक दूसरे की बहनों की जगह उनके किसी भी रिश्तेदार की लड़की से जो है विवाह किया जाता है, ठीक है। और देखिए थारुओं में जो विवाह कराता है, ठीक है, दोनों पक्षों में जो विवाह कराता है, ठीक है, जो विवाह कराता है उसको क्या बोलते हैं? बिचौलिया, ठीक है। बिचौलिया जो होता है थारुओं में, बिचौलिया को क्या कहा जाता है? मजपतिया। क्या कहा जाता है बिचौलिया को थारुओं में? मजपतिया। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे कि दोनों पक्षों में जो विवाह की जो रस्म को पूरा कराता है या विवाह संबंधी जो कार्य कराता है उसको क्या कहते हैं? मजपतिया, ठीक है, जो बिचौलिया होता है आम भाषा में गाइस। अगला क्वेश्चन है, थारुओं की विवाह तिथि तय करने वाली रस्म को क्या कहा जाता है?
तो देखिए थारुओं की जो विवाह तिथि होती है, मतलब किसी भी डेट, मतलब एक डेट फिक्स हो गई कि मान के चलो कि 5 जुलाई को शादी है, ठीक है, 5 जुलाई को जो है शादी तय हो गई, ठीक है। तो इस रस्म को जो कहते हैं गाइस, बात कट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बात कट्टी। अब देखिए इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि पक्की पोड़ी कब होती है, ठीक है। जब देखिए थारू जनजाति में दो पक्ष, जैसे दो पक्ष होते हैं तो वो मिल गए, मतलब आप ये मान के चलो आप लड़की के घर गए लड़की देखने के लिए, ठीक है, तो आपको लड़की पसंद आ गई, ठीक है। तो थारू जनजाति में दोनों पक्षों के बीच जो विवाह तय किया जाता है उसको क्या बोलते हैं कि हाँ जी शादी मतलब पक्की हो गई, तो उसको बोलते हैं पक्की पोड़ी। क्या बोलते हैं? पक्की पोड़ी। जब पक्की पोड़ी के बाद सगाई होती है, ठीक है, जब सगाई होती है तो सगाई रस्म को क्या कहते हैं? अपना पराया। क्या कहते हैं? अपना पराया। जब दोनों पक्षों में तिथि तय हो जाती है कि हाँ इस तिथि को जो है विवाह होगा, तो उसको बोलते हैं बात कट्टी। तो तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर किसी तरह से भी पूछ सकता है गाइज। अगला क्वेश्चन है, थारू लोगों का विवाह प्राय किस माह में होता है? तो देखिए थारू लोगों का जो विवाह होता है ये प्राय होता है माघ माह में, ठीक है, माघ माह में, या आपको ऑप्शन में मिलेगा फुलोरा दूज। क्या मिलेगा आपको? फुलोरा दूज। तो आपको ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, ठीक है गाइस। तो देखिए विवाह के बाद जब लड़की स्थायी रूप से, ठीक है, विवाह के बाद जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर रहने जाती है, ठीक है, स्थायी रूप से लड़के के घर जाती है मतलब रहने के लिए, तो उस रस्म को जो क्या कहते हैं? चाला। पूछा जाता है कि चाला रस्म का संबंध किससे है? जब लड़की लड़के के घर स्थायी रूप से जाती है तो उसको चाला कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लट्ठ भरवा भोज का संबंध है। तो देखिए लट्ठ भरवा भोज का जो संबंध है ये है विधवा विवाह से। किससे है? विधवा विवाह से। देखिए विधवा विवाह में होता क्या है, जो लट्ठ भरवा भोज होता है, जो थारों में जो जैसे पहली शादी करी तो अगर लड़की का पति मर जाता है तो उसके बाद लड़की जो है पिता के घर आ जाते हैं, तो पिता जो है उस लड़की की दूसरी शादी कराता है, तो उसको बोलते हैं लट्ठ भरवा भोज। इसमें जो है, इसमें क्या होता है कि जो लड़की का पिता होता है अपनी बिरादरी को जो है भोज देता है, यानी दावत देता है, ठीक है, भोज यानी दावत देता है। तो इसी प्रथा को कहते हैं लट्ठ भरवा भोज। और ये एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है गाइज। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति में उरारी का संबंध किससे है? तो देखिए थारू जनजाति में जो उरारी का संबंध है गाइज, ये संबंध है किससे है? तलाक से, ठीक है, तलाक से है। तो देखिए जो थारू की महिलाएं होती हैं उनको, जो थारू की जो महिलाएं होती हैं उनको तलाक देने का अधिकार है, ठीक है, और तलाक देने की जो प्रथा होती है उसको उरारी कह सकते हैं आप, प्रथा इसको कह सकते हैं कि उरारी जो है, थारू में जो महिलाएं होती हैं वो अपने पतियों को उरारी की, ठीक है, जो तलाक देती हैं उसको क्या कहते हैं? उरारी। क्या कहते हैं गाइज? उसको उरारी। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति के लोग वनों में आखेट बनाकर रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो थारू जनजाति के लोग जो वनों में आखेट बनाकर रहते हैं गाइज, उसको कहा जाता है खावर। क्या कहा जाता है? उसको खावर कहा जाता है। और देखिए यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि इनका मुख्य भोजन क्या है। एग्जामिनर पूछ लेता है कि थारू लोगों का जो है मुख्य भोजन क्या है। तो इनका जो मुख्य भोजन है गाइज, ये है मछली और चावल, ठीक है। क्या है इनका मुख्य भोजन? मछली और चावल। क्या है? मछली और चावल। ये पॉइंट ज़रूर आपने यहाँ से याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और देखिए जो चावल होता है, इनका जो मुख्य भोजन है चावल, इससे मदिरा बनाया जाता है, यानी शराब बनाई जाती है, ठीक है। क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। तो इस शराब को क्या कहा जाता है? तो इस शराब को कहा जाता है जाड़। क्या कहा जाता है गाइज? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको कहा जाता है जाड़, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि चावल से जो निर्मित शराब होती है उसको क्या कहा जाता है? जाड़। और देखिए जो थारू पुरुष होते हैं उनको रसोई में जाने का अधिकार नहीं होता, ठीक है, ये लोग जो है रसोई में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति का समाज कैसा है? तो देखिए थारू जनजाति का जो समाज है गाइज, ये मात्र सत्तात्मक है, ठीक है, मात्र सत्तात्मक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए धान की बुवाई के बाद जो है हरिया पूजा होती है, बिल्कुल सही है। बीमारी को दूर, जैसे छोटी चेचक होती है उसको दूर करने के लिए शीतला देवी की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही है। पशुओं की रक्षा जो है डोर चांदी देवी की पूजा की जाती है, जो पशुओं की रक्षा होती है उसके लिए, ठीक है, डोर चांदी देवी की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही है। फसल रक्षा के लिए बाघ देवी की पूजा की जाती है, ये गलत है गाइस। तो देखिए जो फसल रक्षा के लिए इसमें पूजा की जाती है ये की जाती है जगमथिया, ठीक है,
मथिया देवी, ठीक है, जगमथिया देवी की जो है पूजा की जाती है। और जो बागेश्वर देवी है ये शिकार की देवी है, ठीक है। ये किसकी देवी है गाइज? ये जो शिकार करने के लिए जाते हैं तो शिकार की देवी है गाइज, ठीक है। शिकार करने जाने से पहले, जो शिकार पे जाने से पहले जो है बागेश्वर देवी की जो है पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति के लोगों का इष्ट देवता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो यह है खड़गा भूत, ठीक है, खड़गा भूत। और एक होता है पछावन, ठीक है, पछावन। इनके दो देवता हैं, एक तो खड़गा भूत है और दूसरे हैं पछावन, ठीक है। और दोनों आपने याद रखने हैं। जो इनके भूमिया देवता हैं, यहीं से भी क्वेश्चन बनता है, भूमिया देवता या इनको बड़ा बाबा भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इनको? बड़ा बाबा भी कहा जाता है। तो देखिए, जो थारू के घर होते हैं उनके आगे जो है एक चबूतरा बना हुआ होता है, और जिसपे भूमिया देवता या बड़ा बाबा का जो ऊंचा सा चबूतरा होता है वो भूमिया देवता से ही संबंधित होता है। और इन भूमिया देवता को जो है सुअर और मुर्गे की जो है बलि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति के लोग नवरात्र में कौन सी पूजा करते हैं? तो थारू जनजाति के लोग जो है गाइज नवरात्र में जो पूजा करते हैं ये करते हैं दशहरा पूजा। कौन सी पूजा करते हैं गाइज? ये दशहरा पूजा करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति के लोगों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है बजहर त्योहार, ठीक है। सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है थारू जनजाति का? बजहर त्योहार है। और देखिए बजहर त्योहार जो है कब मनाया जाता है? बैसाख माह में। कब मनाया जाता है गाइज? ये बैसाख माह में जो है ये मनाया जाता है, क्योंकि पूछ लेता है कि बजहर त्योहार जो है थारू जनजाति का ये किस माह में मनाया जाता है, तो बैसाख माह में इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, थारू जनजाति के लोग किस त्यौहार को शौक पर्व के रूप में मनाते हैं? ये भी क्वेश्चन यूके ट्रिपल में 2 बार रिपीट हो रखा है गाइज। तो ये दिवाली को, ठीक है, दीपावली या दिवाली को जो है शौक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थारू जनजाति के लोग होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करते हैं खिचड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं? खिचड़ी नृत्य। और देखिए होली के अवसर पर, ठीक है, खिचड़ी नृत्य करते हैं। होली, इसमें इनमें होली जो होती है उजली होली, ठीक है, आप याद रखेंगे उजली होली या बैठकी होली, ठीक है, बैठकी होली तो थारू लोगों द्वारा जो है खेली जाती है। इसको आप याद रखेंगे, उजली या बैठकी होली जो है थारू जनजाति द्वारा जो है खेली जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, थारू जनजाति में न्याय के लिए कौन सी प्रथा प्रचलित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह है मध्य पंचगण प्रथा, ठीक है, मध्य पंचगण प्रथा। इस प्रथा में जो है जो पंचगण होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं पंचगण, उनको पंचगण कहते हैं। मदिरा पीते रहते हैं, ठीक है, जो शराब होती है उसको पीते रहते हैं और उसके साथ जो है तर्क वितर्क करते रहते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। उसके अलावा जो थारू की बिरादरी पंचायत होती है, जो इनकी बिरादरी की पंचायत होती है उसमें 4 अधिकारी होते हैं, ठीक है। जो इनकी पंचायत होती है उसमें 4 अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पंचायत का मुखिया होता है उसको कहते हैं चौधरी। क्या कहते हैं उसको? चौधरी या महतो। क्या कहते हैं? चौधरी या महतो कहते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। इस चौधरी या महतो की रक्षा के लिए, मतलब इसके जो सहायता कह सकते हैं, जो सहायता करता है उसे बोलते हैं बड़धेर। क्या बोलते हैं उसको? बड़धेर। अब इस बड़धेर की जो सहायता या इसकी जो सहायक होता है जो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? भले मानस। क्या बोलते हैं उसको? भले मानस। और इस भले मानस का जो सहायक होता है उसको बोलते हैं चौकीदार। क्या बोलते हैं? चौकीदार। तो देखिए इसमें जो बिरादरी पंचायत होती है उसका मुखिया तो होता है चौधरी या महतो। चौधरी या महतो का जो सहायक होता है ये बड़धेर होता है। बड़धेर का सहायक जो होता है भले मानस होता है, और भले मानस का जो सहायक होता है ये चौकीदार होता है, ठीक है। और देखिए एक प्रथा आती है इसमें दिखनौरी प्रथा, ये भी थारू से ही संबंधित है, ठीक है। पूछ लेगा कि दिखनौरी प्रथा का संबंध किससे है, तो आप याद रखेंगे दिखनौरी प्रथा का संबंध भी किससे है? थारू जनजाति से ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थारुओं से संबंधित है? तो गाइस देखिए झुमड़ा नृत्य हो गया, लहचारी नृत्य हो गया, खिचड़ी नृत्य हो गया, ये सभी जो है थारुओं जनजाति से जो है संबंधित हैं। तो गाइस ये थे आज के थारू जनजाति से 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।